हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर स्टडी चैनल आप पढ़ेगा इंडिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले के वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं और इसे अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है ए डबल बार इज स्मॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइल्ड स्टील पीस। ये डबल बार होता क्या है? यह एक मैकेनिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है स्लैब के बीच में। ये लोड ट्रांसफर इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। इन स्लैब कंस्ट्रक्शन देयर इज टू टाइप्स ऑफ बार इज यूज्ड। फर्स्ट वन इज डबल बार एंड सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल बार। डबल बार जो होता है ये वन स्लैब से दूसरे स्लैब के बीच में लोड ट्रांसफर करता है। ये वन साइडेड फिक्स होता है और वन साइड एंड पे वो फ्री होता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड करते हैं वो क्रैक्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है द कॉमनली यूज लाइम इन वाइट वॉशिंग इज। इसका राइट आंसर होगा पैट लाइम। ये आप हम सभी जानते हैं। फैट लाइम होता क्या है? इट कंटेंट कैल्शियम ऑक्साइड इन हाई कंटेंट, और हाई कंटेंट होने की वजह से इसे रिच लाइम भी कहते हैं और ये इसे वाइट लाइम भी कहते हैं। अब क्यूक लाइम क्या होता है? क्यूक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम कास्टिक लाइम भी कहते हैं। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का कंटेंट कम होता है जिसकी वजह से इसे हम चीफेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम भी कह सकते हैं। ये सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज होता है और ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में भी हम क्यूक लाइम का यूज करते हैं। हाइड्रोलिक लाइम का यूज हम मोर्टार बनाने में करते हैं। इसे हम वाटर लाइम भी कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है क्यूक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड कास्टिक लाइम, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइम यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। पैट लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये इसे वाइट लाइम और रिच लाइम भी कहते हैं। एंड हाइड्रोलिक लाइम इज ऑल्सो कॉल्ड ए वाटर लाइम एंड यूज इन मोर्टार। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट में बी रिड्यूस्ड बाई। तो ये हम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में हम सब जानते हैं कि अगर हम प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे तो श्रिंकेज ऑफ सीमेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि श्रिंकेज जो होता है वो एसोसिएटेड होता है किससे? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट से। इसीलिए हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के टाइम में क्या होता है, हमें वाटर रिक्वायर्ड है, तो हम प्रॉपर क्यूरिंग के थ्रू हम इसे वाटर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर हम मॉइस्चर प्रोवाइड कर पाएंगे जिससे हम श्रिंकेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टर्म स्लम्प इज नोन एज। तो इसको हम सही से समझने के लिए हम इसके टेस्ट में चलते हैं। तो देखिए हमने एक यहाँ पे पिक्चर डाल रखा है, ये इससे हम स्लम्प टेस्ट करते हैं। इसको स्लम्प कोन कहते हैं। स्लम्प टेस्ट करते क्यों है? स्लम्प टेस्ट हम क्या करते हैं? वर्क्युलेटी चेक करने के लिए स्लम्प वैल्यू निकालते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो ये कोन है। अक्सर देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये कोन का डाया पूछा जाता है। तो ये कोन का डाया, ये ऊपर में जो बड़ा सा है दिख रहा है, लार्जर डाया है वो 20 सेंटीमीटर का होता है। ये स्मॉलर डाया जो है वो 10 सेंटीमीटर, और ये इसकी हाइट जो होती है वो 30 सेंटीमीटर। ये है आपका टेम्परिंग रॉड बोलते हैं। इसकी लेंथ क्या होती है? 60 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस कोन में कंक्रीट को पोर करते हैं। हम इस कंक्रीट को 3 लेयर में पोर करते हैं और हर एक लेयर को 25 टाइम्स टेम्पर्ड करते हैं। तो इसके बाद फिर इस कोन को हटाते हैं और ये जो इसका हम मेजर करते हैं कि कितना वर्टिकल सेटलमेंट हुआ। इसका मेजरमेंट हम किस में करते हैं? mm में करते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, ये जो आया जो वर्टिकल सेटलमेंट आया उसे ही हम क्या कहते हैं? स्लम्प वैल्यू कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 द जॉइंट इन कंक्रीट यूज्ड इन रोड स्लैब शुड बी फिल्ड बाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिटुमेन। फिलिंग रिक्वायर्ड ए मटेरियल विद द इनफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू मैच द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू हैवी ट्रैफिक। तो अब हम सभी जानते हैं बिटुमेंस का इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इसमें होती है, तो इसलिए हम इसको एज ए फिलर यूज करते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। ये तो बहुत ही सिंपल है, डायनेमिक विस्कोसिटी। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट इसका होता है केजी
per meter per second. Viscosity of fluid is measure of its resistance to deformation. तो हम देखते हैं फ्लूइड में जो एडजेसेंट लेयर के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होता है, जिसकी वजह से ही विस्कोसिटी डेवलप्ड होता है. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन आइडियल फ्लूइड इज विच ओवे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो ओवे करता है उस वैसे फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं. सेकेंड ऑप्शन है फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल. तो इसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल. आइडियल फ्लूइड है जो इनकम्प्रेसिबल होता है, मीन्स डेंसिटी इसकी कांस्टेंट होती है. आइडियल फ्लूइड का इरिटेशनल होता है, मीन्स आपका स्मूथ हो, फ्लो इसका स्मूथ होगा और टर्बुलेंस नहीं होगा. थर्ड देखिए हमने लिख रखा है नॉन विस्कस, मीन्स फ्लूइड हैज नो इंटरनल फ्रिक्शन. और हम ऐसे जनरली देखा जाए तो आइडियल फ्लूइड होता है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नेचर में नहीं करता है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड 0.5 पॉइंट एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 देन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड इन स्ट्रोक्स. तो हम जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो यहाँ डायनेमिक विस्कोसिटी देखिए 0.5 पॉइंट दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 0.5 है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1. ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विस्कोसिटी ऑफ गैस decreases with the increase in temperature. Viscosity of gas increases with the increase in temperature. नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? Viscosity of gas is decreases with increase in temperature. देखिए सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये अगर हम लिक्विड के केस में देखा जाए तो ये क्या होगा? डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. गैस में क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर इंटरचेंज एज ए मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर इन द हाई टेम्परेचर. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो फास्टर रेट से मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से हिंड्रेंस क्रिएट होता है और विस्कोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. बट इसके जस्ट अपोजिट लिक्विड के केस में क्या होता है? जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका शियर स्ट्रेस डिक्रीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी भी डिक्रीज करती है. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? कोहेसिव फोर्स क्या होगा? डिक्रीज करेगा. और कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करने की वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी इज काउज्ड बाय. तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. होता क्या है कि एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है नाइट्रेट एंड फॉस्फोरस. तो अगर इसका ज़्यादा अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा? एल्गी ग्रोथ करने लगे, क्योंकि ये एल्गी के नाइट्रेट एंड फॉस्फोरस को एल्गी एज ए फूड कंज्यूम करती है, जिससे उनके प्रोडक्शन और बढ़ेंगे, उनका ग्रोथ और बढ़ेगा. तो इससे क्या होगा? जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो इससे इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर एल्गी बहुत ग्रो कर जाएगा तो सनलाइट वो क्या होगा? पेनिट्रेट होके नीचे नहीं जा पाएंगे. तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो वाटर बॉडी में जो एक्वेटिक एनिमल रहते हैं, उनको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाएगी. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है. देखिए आपको लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 में दिया हुआ है प्रॉपर्टी और दिया हुआ है कि मैक्सिमम लिमिट क्या होती है. तो हार्डनेस का क्या होगा? हार्डनेस का होगा 200 मिलीग्राम पर लीटर. तो ए को हम 3 से मैच करेंगे. और सेकंड है नाइट्रेट कंसंट्रेशन. तो नाइट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगा? इसका 45 मिलीग्राम पर लीटर होगा. अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये ब्लू बेबीज बीमारी इससे होगा. अब थर्ड है आयरन कंसंट्रेशन. इसका होगा 0.5 मिलीग्राम पर लीटर. फोर्थ है फ्लोराइड कंसंट्रेशन. तो इसका होगा ऑप्शन 1 से मैच करेगा, ये 0.1 मिलीग्राम
पर लीटर। अब देखिए आयरन कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो कलर प्रॉब्लम आ जाएगा वाटर में, और अगर फ्लोराइड कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टेस्ट भी डिटोरिएट होता है। लेकिन अगर मिनिमम 1.0 mg पर लीटर होना चाहिए, अगर वो रहता है तो ये हेल्पफुल भी होता है प्रिवेंट द डेंटल कैविटी इन चिल्ड्रेन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम अमाउंट ऑफ क्लोराइड्स इज अलाउड इन ड्रिंकिंग वाटर काउज, इट हेल्प्स इन किलिंग बैक्टीरिया। सही है, ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेगा। दूसरा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड्स ऐड टू द टेस्ट, ये भी सही है। थर्ड है इट इज़ नॉट इंजूरियस टू ह्यूमन हेल्थ, अगर हम कम अमाउंट पे रहता है तो ह्यूमन हेल्थ पे कोई भी इफेक्ट नहीं, एडवर्स इफेक्ट नहीं डालेगा। फोर्थ है इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल टू रिमूव इट कम्प्लीटली, तो ये गलत है। हम इसको कम्प्लीटली इसलिए नहीं रिमूव करते हैं कि ताकि फर्दर रिकंटामिनेशन हो, तो उससे हमें ये क्लोराइड परसेंटेज अगर प्रेजेंट होगा तो उससे हमें रिकंटामिनेशन होने के चांसेस नहीं होंगे, इसलिए हम स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोराइड हम ड्रिंकिंग वाटर में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एसिडिटी ऑफ वाटर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन, तो इसका सही आंसर यही होगा। बेंडिंग मोमेंट जहां अपने साइन चेंज करता है वहां पे उस पॉइंट को कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहते हैं। और बेंडिंग शेयर फोर्स जहां पे जीरो होगा वहां पे हम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, शेयर फोर्स जहां पे जीरो होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन नंबर, ये एसेशन रीजन है। देखिए एसेशन क्या कर रहा है, एलम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट। सही है, एलम को हम एज ए कोगुलेंट यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में। तो कोगुलेंट होता क्या है, कोगुलेंट क्या करता है कि इट न्यूट्रलाइज द नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज ओवर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो अगर उस न्यूट्रलाइज करेगा चार्ज को तो क्या होगा, पार्टिकल्स क्लोजर आएंगे और उससे क्या होगा, वो हैवी पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे और उसका हैवी होने की वजह से वो सेटल डाउन करेंगे। और अगर देखें तो एलम क्या करता है, एल्केनिटी से रिएक्ट करता है और टू फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्टिकी मटेरियल होता है। वो क्या करता है, सस्पेंडेड पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा और जिसकी वजह से वो हैवी होगा और फर्दर सेटल डाउन करेगा। कोगुलेंट हम यूज़ कहाँ करते हैं, जब अगर वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें अगर हम कोलाइडल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो सेडिमेंटेशन के थ्रू हम कोलाइडल पार्टिकल्स को रिमूव नहीं कर पाते हैं, तो हम इससे कोगुलेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव करते हैं। एलम ऑल्सो रिमूव द टेस्ट, ऑर्डर, कलर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका रीजन क्या दिया हुआ है, एलम इज वेरी इफेक्टिव इन किलिंग पैथोजेंस प्रेजेंट इन वाटर, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 द फाउंडेशन आर प्लेस्ड बिलो द ग्राउंड लेवल टू इंक्रीज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। फाउंडेशन का काम ही होता है कि लोड ट्रांसफर करना, सुपर स्ट्रक्चर का लोड वो ग्राउंड लेवल पे वो क्या करता है, फाउंडेशन ट्रांसफर करता है, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कोई भी स्ट्रक्चर का। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 रैंकाइन थ्योरी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एज्यूम सॉइल मास इज होमोजेनियस, ड्राई एंड कोहेशनलेस, सही है। ग्राउंड सरफेस इज प्लेन विच में बी हॉरिजेंटल और इंक्लाइंड, ये भी सही है, हम रफ नहीं लेते रैंकाइन थ्योरी में। ऑप्शन में सी कह रहा है बैक ऑफ द वॉल इज वर्टिकल स्मूथ, ये सही है। एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वॉल इल्ड अबाउट द बेस, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड कंटेन वाटर विद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा टर्बिडिटी प्रेजेंट होता है रिवर में, रिवर वाटर में, लेक और वेल में टर्बिडिटी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाई, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयन एक्सचेंज मेथड। अब हार्डनेस ऑफ वाटर होता क्यों है, ये हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द कार्बोनेट एंड वाई कार्बोनेट ऑफ मल्टीकेटायन आयन, ये मल्टीकेटायन आयन के कार्बोनेट और वाई कार्बोनेट की वजह से हार्डनेस प्रेजेंट होता है। तो अगर हम हार्डनेस रिमूव करते हैं तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर,
उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम लाइम सोडा में प्रोसेस से कर रहे हैं तो इसमें हम ये केमिकल इम्प्योरिटी है तो इसको हम क्या करते हैं, फिजिकल इम्प्योरिटी में चेंज करते हैं और उसके बाद उसको सेटल डाउन करवाते हैं। लेकिन आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, हम कंप्लीटली हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन द गिवन सॉइल इज नोन एज वॉइड रेशियो। कह रहा है वॉइड रेशियो को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर पोरोसिटी की बात करें तो पोरोसिटी को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। और अगर हम देखें तो ई जो हुआ, वॉइड रेशियो हुआ, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। और ई फाइन ग्रेन का वॉइड रेशियो होगा, हमेशा ग्रेटर होगा कोर्स ग्रेन सॉइल से। ये भी क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कि द वॉइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेन इज ग्रेटर देन वॉइड रेशियो ऑफ कोर्स ग्रेन। और पोरोसिटी का हम अगर रेंज की बात कर ले तो पोरोसिटी का रेंज होगा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100। तो ये अब नेक्स्ट है वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड एंड वाटर कंटेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट यूज सिंगल साइज एग्रीगेट, टू साइज एग्रीगेट, ग्रेडेड सॉइल एग्रीगेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेडेड एग्रीगेट। क्योंकि सिंगल साइज होगा तो उसमें भी हम कंप्लीट कॉम्पेक्शन नहीं कर पाएंगे। और ग्रेडेड एग्रीगेट होगा तो क्या होगा, लार्जर साइज एग्रीगेट के वॉइड्स में स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट्स उसमें फिल करेंगे और उसके वॉइड्स में जो बाइंडिंग मटेरियल है वो फिल करेगा। तो इससे हम कंक्रीट की क्वालिटी को ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सिल्ट सॉइल इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.002 mm। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वांटिटी ऑफ सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए हम यहाँ पे जानते हैं सीपेज ऑफ वाटर अगर हम देख रहे हैं तो अगर Q इक्वल टू हम क्या जानते हैं, KIA। ठीक है, वेयर K इज द परमिबिलिटी ऑफ सॉइल एंड I इज द DH बाई DL हो गया, DH वही हेड लॉस हो गया। तो देखिए हम डिस्चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, परमिबिलिटी ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड कर रहा है और हेड लॉस पे भी डिपेंड करेगा। तो ए और बी दोनों सही होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल रिटेन इट्स लिक्विड स्टेट एंड ऑल्सो पोसेसेस स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट द फ्लोइंग इज नोन एज द। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको हम लिक्विड लिमिट कहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। और अगर बात करें हम प्लास्टिक लिमिट की तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल जस्ट बिगेन टू क्रम्बल व्हेन द रोल्ड इनटू थ्रेड 3 mm इन डायमीटर इज नोन एज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा। और अगर बात करें हम श्रिंकेज लिमिट की, इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज जस्ट कंप्लीटली सैचुरेटेड। वैसे वाटर कंटेंट पे जब सॉइल कंप्लीटली सैचुरेट करता है उसको हम श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इज मेड बाई। तो ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड में एक चीज़ और देखने वाली चीज़ें हैं जो अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है और जब ये टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये मोस्ट एक्यूरेट लैब मेथड है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आए कि वाटर कंटेंट मेजर करने के लिए मोस्ट एक्यूरेट लैब मेथड कौन सा है, तब भी राइट आंसर यही होगा, ओवन ड्राइंग मेथड। लेकिन अगर हम इसमें क्या करते हैं, जो सॉइल को ड्राई करते हैं ओवन में, तो उसके लिए इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए हम टेम्परेचर 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे और 24 आवर के लिए इसको रखेंगे ओवन में। लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉइल है वो तो 60 डिग्री सेल्सियस तक ही हम इसको टेम्परेचर देंगे, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा देंगे तो ये सॉइल
डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वाटर कंटेंट सही से रिजल्ट नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सॉइल द फ्लो इंडेक्स इंडिकेट द वेरिएशन इन shear strength विद वाटर कंटेंट, सही है। द लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज नोन एज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये भी सही है। हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स को आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। आईपी इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। इट मीन्स प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, तो इसको हम क्या कहते हैं? श्रिंकेज इंडेक्स ऑफ सॉइल। तो श्रिंकेज नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स फ्लो लिमिट इज नोन एज द टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स को हम आईटी से रिप्रेजेंट करते हैं। आईटी इक्वल टू होता है आईपी बाई आईएफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट आते हैं 29 क्वेश्चन नंबर पे। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ इज कॉल्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमने यहाँ पे दे रखा है शेप ऑफ द ब्रिक, जैसे ये आपका हाफ पोर्शन अगर विड्थ के से कटा रहेगा तो इसको वर्ट कहते हैं, जो हमने अभी देखा है। अगर ये देखिए ये सारे आपको दिए हुए हैं विथ फिगर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द टेपर ऑफ द प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल शुड नॉट बी मोर देन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेंटीमीटर पर मीटर लेंथ। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द अंडर सरफेस ऑफ आर्च इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा इंट्राडोस। आउटर सरफेस को हम एक्स्ट्राडोस कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम फिगर के साथ ये सारा दे रखा है हमने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये देख लीजिएगा। इसको हम की स्टोन कहते हैं, ऊपर वाले को क्राउन कहते हैं। ये आपका स्पान हो गया, ये आपका राइज है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। प्रॉपर प्रोपोर्शनेटिंग ऑफ कंक्रीट इंश्योर द, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब देखते हैं ई कैसे है। डिजायर स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी, अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहेगा तो ऑब्वियस है इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा और वर्केबिलिटी भी इंक्रीज करेगी और ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। वाटर टाइटनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, रेसिस्टेंस ऑफ द वाटर, ये सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द वर्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वर्क डेंसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता है? साइज एंड द शेप ऑफ द कंटेनर पे ये डिपेंड नहीं करता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट इज बर्न्ड एट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। द कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर प्रोवाइडेड, कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम कहाँ पे देते हैं? वेयर बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स इज स्मॉल, तो सही है। हम यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट दे सकते हैं। वेयर द मेंबर इज सपोर्टेड बाय द अदर मेंबर, ये तो तब वहाँ पे तो हम इजीली वहीं पे देते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एट 18 मीटर अपार्ट इन द ह्यूज स्ट्रक्चर, ये भी सही है। इन कंक्रीट वॉल एट द सील लेवल ऑफ द विंडो, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द एबव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।